So, topic of today's Indian polity is preamble. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है preamble यानी कि प्रस्तावना। बेसिकली preamble है क्या या था क्या, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लेकर के आए थे और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशंस हुए और 22 जनवरी 1947 को वो एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और वही अपना प्रियम्बल हुआ। तो यही क्वेश्चंस बनता है कई बार, तो ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली में प्रियम्बल है क्या। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन presented by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th of the December 1946 and got accepted on 22nd of the January 1947। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट्स का, जो डॉक्यूमेंट्स के पर्पस और उसके अंदर बसे हुए फ़िलॉसफीज़ को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस कि क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरी चीज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करता है अपना प्रियम्बल। और सबसे बड़ी चीज़ जो अपने को याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ऑथोरिटी जो डिराइव करता है वो कहाँ से करता है, तो सिटीजन्स यानी कि पीपल्स ऑफ इंडिया से सारी ऑथोरिटी गेन की जाती है। तो टेस्ट ऑफ प्रियम्बल जो अपने को याद रखना चाहिए मोर और लेस कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India of constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunities and the promote among them all, fraternity assuring dignity of an individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution। तो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स इसके अंदर आए हैं, चाहे वो सॉवरेन हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो सेक्युलर हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, अगर जस्टिस की बात करें तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो, लिबर्टी की बात करें तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हो, इक्वलिटी की बात करें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, और प्रमोट करना हो तो फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीज़ें और ये डिस्कशंस जो हुआ था वो 26 डे ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को, और सारी की सारी जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को। अब इसके कुछ जो की वर्ड्स हैं उसको अपने को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कि इंडिया का जो राज्य है, जो देश है, वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहला टर्म जो समझाया गया है वो है सॉवर्निटी का, कि हम लोग डीपीएसपी में पढ़ेंगे कि हम लोग इंटरनेशनल जितने भी समझौते होंगे उनका सम्मान करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने सॉवर्निटी के को दाव पे नहीं लगा करके। सॉवर्निटी का मतलब होता है कि नेशन विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड विच हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर इन मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, कि हम अपने इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए किसी भी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएंगे। अब जो सॉवर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका जो है कहाँ से आता है, तो कहता है कि जो है कि जब हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो हमारे सारे डिसीजंस ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते थे, उनके हितों को देखकर लिए जाते थे, उसमें हमारा जो अपना बेनिफिट था वो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो इसीलिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लगता था कि जब भी हम लोग आज़ाद होंगे तो किस तरह का देश बनाएंगे, तो जिसमें किसी और से पूछ करके कोई काम करने
की ज़रूरत अपने को ना पड़े। दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। अपने ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं हुआ करता था, इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है आपके पास। सोशलिस्ट में अपने पास क्या होता है, तो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओनली बाय स्टेट, कि जो है आपके पास सोशलिस्ट कंट्री जैसे रशिया है, ठीक है, कम्युनिस्ट में चाइना आ गया, तो कहता है कि प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होती है वो स्टेट के द्वारा होगी, ठीक है। और लेकिन हमारे केस में हमारी जो सोशलिज्म है, सोशलिस्टिक आइडियाज़ है, उसमें हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना है, मिक्स्ड सिस्टम को चुना है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स होते हैं। और ताकि क्वेश्चंस जो मेन है वो यही है कि लोगों का भला होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट होना चाहिए। ओरिजिनली इसको रखा गया था डीपीएसपी के अंदर कि गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म है वो डिक्टेटरशिप वाइज नहीं है, हाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक मतलब कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, तो डेमोक्रेटिक जो है आपके पास क्या है, सोशलिज्म की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो सोशलिज्म है उसके अंदर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसीलिए कई बार इसको गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं हम लोग। और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मौजूद हैं। और कंबाइंड रूप से कोशिश यही रहती है कि लोगों के भलाई के लिए वो लोग काम करें। लेकिन ये जो सोशलिज्म का आइडिया है स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा चला, लेकिन उसके वजह से देश के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है डेवलप होने लगे। तो फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1991 के अंदर, उन्होंने पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए। और आजकल जो हम लोग कोरोना वायरस क्राइसिस में देख रहे हैं, सेकेंड मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग कह सकते हैं, डिस्कस करेंगे अलग से हम लोग। तो कहता है कि यहाँ पे सोशलिज्म को डाइल्यूट किया गया बाय यूजिंग द वर्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। 14th है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15th प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये अपना जो है इक्वलिटी वाले टॉपिक्स में आएगा। अब हमारा जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है कि जब हम लोग पार्टीशन किए थे, ठीक है, देश का बंटवारा हुआ माउंटबेटन प्लान के तहत 1947 के अंदर, तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने निकल के आई कि जो पाकिस्तान बना वो एक मुस्लिम कंट्री के रूप में जो है इमर्ज होता है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इंडिया वालों ने सेकुलर चीज़ों को ज़्यादा जो है क्या किया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का जो तरीका है, बिहेवियर है, वो सेकुलरिज्म को जो है फेवर करता है। तो इट ट्रीट्स द पीपल्स बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन इन द सेम मैनर, इसीलिए सेकुलर वर्ड आपके पास आता है। इसको भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। लेकिन उससे पहले 1974 सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी थी कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ही इस चीज़ की चर्चा की गई है कि यहाँ के लोगों को पूरा फ्रीडम दिया गया है कि आप जो है अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का आपके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा। यानी स्टेट जो है आपके किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, या स्टेट जो है रिलीजन्स के मामले में न्यूट्रल रहेगा। और अगर प्रमोट करने की बात आएगी तो फिर सारे रिलीजन्स को क्या किया जाएगा, इक्वली प्रमोट किया जाएगा। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसएसआर, तो वहाँ पे रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फ्रांस के अंदर है कि वहाँ पे स्टेट जो है किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। और पब्लिक के अंदर जो बुर्का वगैरह का सिचुएशंस हुआ था, ठीक है, कि प्रोहिबिशन ऑफ बुर्का और द टर्बन्स, इस तरीके की चीज़ें कि आप पब्लिक के अंदर किसी भी तरीके के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। और इसके लिए अपने पास 4 आर्टिकल्स हैं। 25th है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन।
फंडामेंटल वाले राइट्स वाले टॉपिक में काफ़ी एक्सप्लेन से करेंगे अपन डिस्कस। अभी सिर्फ ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल के अंदर जो सेकुलरिज्म वर्ड है उसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। तो प्रियम्बल में बाद में इसमें जोड़ा गया, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स किया गया कि हम लोग भी अपना जो है दुर्गा पूजा, दिवाली मनाते हैं। मुस्लिम्स भी अपना जो है ईद वगैरह मनाते हैं, क्रिश्चियंस गुड फ्राइडे मनाते हैं, सिख जो है अपना गुरु नानक जयंती मनाते हैं, बुद्धिज़्म जो है वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। तो सबको अपना अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि सरकार कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लेगी जिससे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के काम का विकास हो, तो उस नाम पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है। उसके अलावा फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि मदरसा की बात करें हम लोग, गुरुकुल की बात करें, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आर्टिकल्स रिलेटेड होता है किस चीज़ से, तो सेकुलरिज्म से। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी बेसिकली किस चीज़ को रिलेट करता है, तो रूल ऑफ लॉ को। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन था वो अब्राहम लिंकन के द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, जो गवर्निंग बॉडीज़ होगी, वो किसके द्वारा चूज़ की जाएगी, तो लोगों के द्वारा चूज़ की जाएगी। कहाँ के लोग होंगे, तो वो कंट्री के सिटीजन्स होंगे, और उनका मेन पर्पस क्या होगा, तो उनका पर्पस होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट और द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो अब्राहम लिंकन के हिसाब से डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसमें रूल ऑफ पीपल होता है, और उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। और ये चीज़ें हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके पास जो इलेक्शंस होते हैं वो मोर और लेस रेगुलर तरीके से होते हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस की बात कही जाती है, और समय समय पे इलेक्शन कमीशंस उसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है आपका स्टेप्स भी लेता रहता है। कि पहले बैलेट पेपर से लेते थे, तो पता चला बहुत जगहों पर बैलेट पेपर में गड़बड़ होती है, तो फिर हम लोगों ने ईवीएम मशीन्स जो है लेकर के आए, फिर पता चला ईवीएम में भी गड़बड़ होती है, तो फिर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीवीपैट जो है हम लोग लेकर के आए, कि भाई एक ट्रायल रहेगा जिससे आप चीज़ों को री इशू रिकन्फर्म कर सकते हैं। कि एक एक्सपेंडिचर पे एक जो है लिमिट लगा दिया गया, जो आपके चुनाव प्रचार हैं उसके ऊपर लिमिट लगा दिया जाता है, 48 आवर्स से पहले आपको चुनाव प्रचार ख़त्म कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शंस जो है एक प्रॉपर तरीके से देश के अंदर कंडक्ट हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब डेमोक्रेसी भी आपके पास दो तरीके से होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें जब अगर कोई कंट्री काफ़ी छोटी है, उसका पॉपुलेशन कम है, तब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अप्लाई किया जा सकता है। एक पब्लिक रेफरेंडम लिया जा सकता है, रिकॉल की जो है ऑप्शंस दी जाती है, प्लेबिसाइट्स होता है आपके पास, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चीज़ों को करने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट होता है जहाँ पे आपके एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए वो चीज़ें जो है सुटेबल होती है। कि जैसे इंडिया कंट्री है अपने पास, जिसकी पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है अब सबों से तो पूछ के डिसीजंस नहीं लिया जाता है। तो डिसीजंस लेने का ऑथोरिटी होता है कि जिस भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके भेजते हैं, और वो पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है। तो दो फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट आपके डेमोक्रेसी होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि इंडिया के अंदर है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और सेकंड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आपके यूएसए के अंदर है। अब कहता है कि इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बहुत सारी हुई, लेकिन सब जगह पे डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं। तो उसके पीछे रीजंस रहे कि वहाँ के मिलिट्री जो थे उन्होंने पावर में आ गए, या फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप टाइप का सिचुएशंस क्रिएट करते चले गए।
तो इंडिया के अंदर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है कि 18 ईयर से एबव जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस होता है, टर्म डिसाइड कर दिया गया 5 इयर्स के, 5 इयर्स के बाद जो है आपका क्या होगा, प्रॉपर इलेक्शंस होगा। रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरीज है, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी है कि सभी लोगों की जो वोट की वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव्स लेती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल जो है इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं। रिपब्लिक की बात करें अगर हम लोग, तो रिपब्लिक के अंदर अपने को क्या समझना है कि किसी भी अगर स्टेट या देश के अंदर अगर हेड्स जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाए तभी उस कंट्री को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। अब जैसे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे 2 तरह के रिपब्लिक हो सकते हैं। एक मोनार्कियल रिपब्लिक हो सकता है आपके पास, कि मोनार्किज्म होता है वहाँ पे, जैसे कि यूके के अंदर जो हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वो आपके किंग या क्वीन होंगे। जबकि एक होता है आपका डेमोक्रेसी जो कि रिपब्लिक होता है, जैसे कि इंडिया और यूएसए है, कि इंडिया के अंदर आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्टेड होते हैं। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट हैं वो भी आपके इलेक्टेड होते हैं। तो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, इलेक्शंस ही होता है। अब अगर हम लोग जस्टिस की बात करें तो जस्टिस के अंदर हमारे पास सबसे पहला टर्म आता है जस्टिस। 3 तरीके के होते हैं, तो एक सोशल जस्टिस होगा, एक इकोनॉमिक जस्टिस होगा और एक पॉलिटिकल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी स्टेटस फॉर एवरीवन इन दिस सोसाइटी। कि हमारे यहाँ पे जो है पहले कास्ट सिस्टम हुआ करता था, कास्ट सिस्टम के अंदर अपर कास्ट थे, लोअर कास्ट थे, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस की भावना जो थी इंडिया के अंदर थी। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया कि अनटचेबिलिटी को जो है एक क्राइम बना दिया गया। तो उसके पीछे भी रीज़न यही था कि सोशल जस्टिस लोगों के अंदर आए, और कोई भी अगर ऐसा आदमी है जो आपके सोशल इनजस्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नॉन बैलेबल जो होते हैं आपके क्राइम्स जो है इशू होता है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू मेक अ लिविंग एंड इम्प्रूव वंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि सभी के पास इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड वोट इन दी इलेक्शन, कि सभी को भी जो है चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरियाज फिक्स्ड होता है कि किस चुनाव में खड़े होने के लिए आपके पास क्या एज होना चाहिए, या फिर आपको कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए फॉर द नॉमिनेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ सभी के पास जो है इक्वली अवेलेबल होता है। और ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन, जो सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन 1917 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी के वजह से जो है आपका वहीं से ये आइडियाज़ जो है लिया गया है। लिबर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो लिबर्टी में आता है थॉट की लिबर्टी, यानी आपको सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बिलीफ की आज़ादी है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना विश्वास कर सकते हैं। वर्शिप की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके लिबर्टी के अंदर आती है, जिसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर